मित्रों, आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया और केंद्रीय बजट पेश करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस वर्ष हम के बजट की जो प्रमुख बातें हैं उनको आम जनता के बीच नीचे तक ले जाएंगे। और इसी क्रम में 4 और 5 फरवरी को देश के 50 केंद्रों पर, सभी राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों पर केंद्र के मंत्री और प्रमुख नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और उसके बाद एक टाउन हॉल मीटिंग लोगों के बीच में सभा के माध्यम से बजट की बारीकियों को बताया जाए। उसी क्रम में आज मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। कल मैं अहमदाबाद में था, कल श्रीमती निर्मला सीतारमण जी मुंबई में थी और कल ही जो है पीयूष गोयल जी बेंगलोर में थे। तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यह प्रयोग किया जा रहा है और अब इसके बाद जिलों के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो 1 से लेकर 12 तारीख तक ये अभियान चल रहा है। और इसके अतिरिक्त हमारा जो किसान मोर्चा है, हमारा जो महिला मोर्चा है और हमारा जो व्यापार प्रकोष्ठ है, तो किसान मोर्चा, महिला मोर्चा और व्यापार प्रकोष्ठ, ये लोग अपने अपने सेक्टर वाइज जो किसानों के लिए क्या है अलग अलग बताएंगे लोगों को। तो एक बहुत बड़ा अभियान और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया। उसी क्रम में आज मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। मित्रों, बजट में बहुत सारी बातें आप सबों को मालूम है, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। 2-4 बातों का मैं जिक्र करूँगा। इस बजट की अगर 2 खासियत पूछा जाए कि 2 बड़ी खासियत क्या है, तो पहली खासियत तो ये है कि 13,70,000 करोड़ ये 1 साल में खर्च किया जा रहा है निर्माण कार्यों पर, जिसको फाइनेंस की भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, एरोड्राम, बिल्डिंग्स, बंदरगाह, यानी इस तरह के चीज़ों पर पैसा खर्च किया जाना। और रेल, डिफेंस के अंदर कोई निर्माण का कार्य है, तो आज़ादी के बाद 13,70,000 करोड़ रुपया ये 1 साल में केवल निर्माण कार्यों पर खर्च किया जाएगा। और इतना ही नहीं, तो पिछले 3 साल में लगभग प्रति वर्ष 33% की वृद्धि हुई है इसके अंदर। ने पिछले बार 7.5 लाख करोड़ था, उसके पहले 4.5 लाख करोड़ था। तो यानी ये लगातार इस प्रकार से हम बढ़ते चलेंगे। और देखिए, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, निर्माण कार्यों पर जो खर्च है, ये रोजगार पैदा करता है। अगर सड़क बनेगी तो काम करने के लिए इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, लेबर चाहिए। तो हर निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होता है। तो इसलिए रोजगार पैदा करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने इस पूंजीगत परिव्यय, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसके माध्यम से किया है। और इसलिए आप देखेंगे कि रेलवे, रोड, अभी तक का सबसे बड़ा बजट रेलवे को दिया गया। इसके माध्यम से रेलवे इस साल 1300 नए रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाएगा। भारत का रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट के समान बने। तो 1300 एयरपोर्ट का चयन किया गया, अलग अलग राज्यों में भी है। और उसी प्रकार वंदे भारत एक्सप्रेस, ये वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से ये ट्रेन चलती है। और अभी प्रति माह 2 ट्रेन निकल रही है, नई ट्रेन। तो अगले साल से प्रति सप्ताह 2 नई ट्रेन निकले। और देखिए, रेल के क्षेत्र में जो काम किया गया उसी का परिणाम है कि पिछले 5 साल में एक भी रेल दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये तो आए दिन आप सुनते थे कि इस साल इतने लोग मर गए, इस साल 100 लोग मर गए, इतनी रेल दुर्घटना हो गई। लेकिन 5 वर्षों में रेल दुर्घटना हुई होगी, लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो रेल लाइन है उसको हम विद्युतीकरण कर रहे हैं ताकि डीजल का खर्चा बचाया जा सके।
और डीजल से प्रदूषण होता है। तो इसलिए पूरे देश में अगले 1 साल के अंदर सभी रेल लाइनों के विद्युतीकरण का काम जो है पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार रोड है, रेल है, इन सारे सेक्टर्स में और बड़े पैमाने पर खर्च किया जा रहा है। और जब आप 100 रुपया खर्च करते हैं निर्माण कार्यों पर, तो अर्थव्यवस्था में उसका 2.5 गुना प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मकान में रोड बना, अगर सड़क कहीं बन रही है तो सीमेंट चाहिए आपको, तो सीमेंट का उत्पादन बढ़ेगा। स्टील चाहिए, स्टील का उत्पादन बढ़ेगा। बालू चाहिए, स्टोन चिप्स चाहिए। यानी निर्माण कार्य जो है वो रोजगार पैदा करता और अर्थव्यवस्था में उसका 2.5 गुना से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर सड़क बन गई तो बगल की ज़मीन का दाम बढ़ गया, सड़क बन गई तो डीजल पेट्रोल का खर्चा बच गया, लोग तेज़ी से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसलिए यह एक बहुत बड़ा खर्च जो है भारत सरकार कर रही है। और दूसरा बड़ा जो घोषणा इस बजट में है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनकी संख्या 43 करोड़ है इस समय देश के अंदर, और जो 2030 तक इनकी संख्या बढ़कर 70 करोड़ हो जाएगी। ये जो मध्यम वर्गीय लोग हैं यही लोग ज़्यादा खर्च करते हैं और इसलिए उनकी बचत हो, इसलिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है उनको कि 7.5 लाख रुपए तक जिनकी आमदनी है उनको कोई कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, 0 टैक्स। और वो बाद में चाहें तो पीपीएफ में, एलआईसी में, जहाँ भी पूंजी निवेश करना चाहे कर सकते हैं। और लगभग 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उसी प्रकार 50 नए एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे। उड़ान स्कीम का आपने नाम सुना है। अभी तक करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग 6 वर्षों के अंदर, क्षमा करेंगे 11 करोड़ लोग उड़ान के अंतर्गत यात्रा कर चुके हैं। तो चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर सके, हवाई चप्पल वाला भी, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एकदम गरीब आदमी तक। और फिर देश के 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक मुफ्त अनाज, 5 किलो अनाज, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकार, केंद्र सरकार खर्च करेगी। तो ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी योजना है। उसी प्रकार गरीब का मकान बने, हर आदमी का सपना है कि मेरा अपना मकान बने। तो इस साल 80,000 करोड़ रुपया ये केवल प्रधानमंत्री आवास योजना पर व्यय किया जा रहा है। तो अभी तक का ये सबसे बड़ा बजट है। और लोग बचत भी कर सके। तो ये जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, 60 साल, वो अगर बैंक में या कहीं भी 30 लाख तक का अगर पैसा जमा करते हैं तो उनको 8% का ब्याज मिलेगा। अभी तक केवल 15 लाख ही जमा कर सकते थे। लोग रिटायर करते तो उनको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख मिलता है, लेकिन जमा नहीं कर सकते थे क्योंकि 15 लाख की छूट थी। तो 30 लाख जमा किया तो 20,000 रुपये महीना उसको और प्राप्त होगा। और उसी प्रकार महिलाओं के लिए वो अगर 2 साल के लिए फिक्स करती है तो 7.5% ब्याज उनको मिलेगा। तो इससे मित्र मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए 15 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं, आप देखते हैं कि वही गाड़ियां ज़्यादा धुआं करती है, ज़्यादा प्रदूषित करती है जो पुरानी गाड़ियां हैं। तो सरकार ने तय किया है कि 15 साल से ज़्यादा जो पुरानी गाड़ियां हैं, तो 1 अप्रैल के बाद राज्य और केंद्र इसकी जितनी गाड़ियां होंगी वो सड़क पर चलना बंद हो जाएंगी। 9 लाख गाड़ियां हैं इस प्रकार की जैसे सड़क पर चल रही हैं। तो आप सोचिए कि अगर 9 लाख गाड़ियों का चलना बंद हो जाए और नई गाड़ियाँ आएंगी तो प्रदूषण कितना जो है और कम हो सकेगा। तो इसलिए समाज के सभी वर्गों के लिए और सरकार ने, और ये जो बजट है ये फ्यूचरिस्टिक बजट है। ये 25 साल आगे के, यानी 25 साल के भविष्य को ध्यान में रख के ये बजट तैयार किया गया। जब आप मकान बनाते हैं तो नींव इतनी मजबूत करते हैं कि कल मेरा पोता भी आए तो 3 मंजिला मकान बना सके। अरे आज मेरी क्षमता 1 ही तल्ला मकान बनाने की होगी,
लेकिन नींव कम से कम इतनी बड़ी, इतनी पक्की नींव डाल दो कि बाद में जो लोग आए उस पर और मकान बना सके। तो ये जो बजट है, ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, ये भविष्य का बजट है। वर्तमान तो है ही, लेकिन ये भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया कि 25 साल बाद हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी देश को, उसके लिए अभी से प्रावधान किया गया है। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो ये इसलिए ये बजट जो फ्यूचरिस्टिक बजट है, 2047 में जो भारत है, नरेंद्र मोदी चाहते कि 2047 में भारत एक विकसित देश के रूप में अपना स्थान ग्रहण करे। आज हम विकासशील देश हैं, हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम अमेरिका जैसे विकसित देश नहीं हैं। तो अगले 25 साल के अंदर गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना और भारत को एक विकसित देश के रूप में परिणत करना, विकसित राज्य के रूप में परिणत करना, इस लक्ष्य को लेकर ये बजट जो है तैयार किया गया है। तो इसलिए शुरू के 15 मिनट मैंने आपके सामने कुछ विषय रखा है और मैं चाहूँगा कि आप जो पूछना चाहें, लेकिन लोकल सवाल ना पूछे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो बाहर से आया हूँ और मैं तो केवल बजट पर ही बोलूँगा। मैं बजट के अलावा कोई विषय होगा तो बाकी लोग कभी बाद में बोल देंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो केवल केंद्रीय बजट को लेकर है। अपना परिचय जो बोलेंगे। विष्णु है, मैं जींद से हूँ। जी, 1 तारीख को बजट पेश किया, सब जगह चला, अखबारों में भी छपा, सब लोगों को सब पता है। अब क्या जरूरत पड़ गई कि मंत्री हो, विधायक हो या तमाम जो नेता है वो जा जाके लोगों को बता रहे हैं हर जिले में, या तो लोकल जो बॉडी है वो नहीं पहुंचा पा रही, या आप लोग जो केंद्र के नेता यहाँ आए देखिए या चुनाव को देखते हुए आए। देखिए बजट बहुत कठिन विषय होता है। आप जो कर लेंगे सब लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। 2% आदमी भी बजट समझ नहीं पाता है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ग्रोथ क्या है, जीडीपी क्या है। तो इसलिए बजट को सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाना यह काम है। और हमारे कार्यकर्ताओं की भी ट्रेनिंग हो। कोई आवश्यक है कि हमारे कार्यकर्ता सारी चीज़ों को जानते हों, तो इसलिए उनको भी सरल भाषा में पूरी बातों को बताना। आज जैसे 4 बजे कार्यक्रम है, टाउन हॉल मीटिंग है, 200-250-300 लोग रहेंगे, तो उनके आम पब्लिक माने आम लोग रहेंगे, कार्यकर्ता भी रहेंगे, तो उनके बीच में ले जाकर उनकी मुख्य बातों को बताना। अब 2 दिन के बाद अखबार में समाचार आना भी बंद हो गया। आज ही मैं राजस्थान का समाचार अखबार देख रहा था, बजट पर कोई न्यूज़ नहीं है। स्वाभाविक है, कोई भी समाचार का 2 दिन 3 दिन उसकी लाइफ होती है। तो इसे सरल भाषा में और उसके मुख्य बिंदुओं से लोगों को अवगत कराना, उसके फ़ायदे को। जब इतना बेहतरीन बजट हमारी सरकार ने पेश किया है तो स्वाभाविक है। और जहाँ बिहार में तो चुनाव नहीं है, फिर भी तो वहाँ कर रहे हैं। मैंने इसको कोई चुनाव से संबंध नहीं है। हर बार 1 फरवरी को बजट आना ही है, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव ना हो। तो इस साल तो 9 राज्यों में केवल चुनाव है, बाकी राज्यों में तो चुनाव है नहीं। लेकिन हमारे लोग सारे देश के सभी राजधानी पर जाएंगे और प्रमुख केंद्रों पर भी जाएंगे, और वहाँ पर फिर हमारे जिला के लोग जिलों के अंदर जाकर सारी बातों को रखेंगे। एक सेकंड जो पेश किया है पिछले 9 साल से मोदी सरकार में बजट पेश हो रहा है, हमेशा वो बजट डिफिसिट में होता, कभी प्रॉफिट में नहीं आता बजट। एक तो उसमें जानना चाहूंगा क्या है, और दूसरा जून में हमारी भारत की जनसंख्या चीन को पछाड़ रही है, तो क्या उस पर कुछ सरकार कुछ कानून लेके आई? नहीं, देखिए बजट हमेशा घाटे का, दुनिया का कोई बजट जो है लाभ का बजट नहीं होता है। तो ये आपको कर्ज लेना है, आपकी आमदनी का 2 ही जरिया है, टैक्स और कर्ज। तो टैक्स जैसे इस साल 45 लाख करोड़ ये हमारा बजट है। इस 45 लाख करोड़ में सारा पैसा टैक्स से नहीं आएगा, तो बाकी पैसा हमको ऋण लेकर उगाही करनी पड़ेगी। तो ये कोई गलत और कोई खराब नहीं है। ये एक जनरल कोई बिजनेस करता है तो बिना लोन लिए कोई बिजनेस कर सकता है क्या? मेरी अपनी पूंजी, अरे मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर कोई बिजनेस करना है, 1 करोड़ पूंजी चाहिए, तो 1 करोड़ किसके पास अपनी पूंजी? अगर 1 करोड़ पूंजी है तो वो उसको 5 करोड़ लोन लेगा ताकि ज़्यादा बड़ा व्यापार कर सके। और देखिए, जहाँ तक जनसंख्या वृद्धि की बात है, इसका इस बजट से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम जरूर चिंतित हैं कि देश की जनसंख्या जो बढ़ रही है,
उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को शिक्षित करके और जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अभी तो देश के कम से कम 1 दर्जन ऐसे राज्य हैं, खास करके दक्षिण के राज्य, बंगाल, जहाँ जनसंख्या जो रिप्लेसमेंट दर बोलते हैं, यानी अगर 100 पैदा हुए तो 100 मर गए तो 100 पैदा हुए, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। और 100 मर गए और 150 पैदा हो गए, तो ये जनसंख्या को बढ़ाता। 100 पैदा हुए 100 मर गए तब तो, या न 100 पैदा हुए और 90 मर गए तो 10 ही लोग ज़्यादा हुए। तो खैर ये आज का विषय नहीं, इसलिए लोगों को प्रशिक्षित करके, और हम लोगों ने देखा कि शिक्षित करने से लोग जागरूक होते तो उनके बच्चे कम होते हैं। और दूसरा है कि कुछ ऐसी इंसेंटिव देना, ये राज्य सरकारें करती है। जैसे हमारे यहाँ बिहार में है कि नगर निकाय चुनाव में वही चुनाव लड़ सकता है जिसके 2 बच्चे होंगे। तो इस तरह के आप कुछ नियम बना सकते हैं कि इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिसके 2 बच्चे होंगे। तो कुल मिलाकर इसलिए जनसंख्या ध्यान में है, इसलिए हम जितना भी आमदनी करें, अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो कितना भी आप आय करेंगे तो उसका वितरण और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये भी सरकार के ध्यान में है। मोदी जी, मैं सुभाष भैरव, महानगर बजट अच्छा पेश किया है, मगर आम जनता का ये भी कहना है इसके अंदर कि बजट के अंदर आम जनता का ध्यान नहीं रखा गया। गैस सिलेंडर हुए, दालें, जो चीनी है, इन तरीके की जो महंगाई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये जो LPG या पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हम जो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो आयात करते हैं, जो LPG गैस जो भारत में हमारी उसका उत्पादन कम होता है, कच्चे तेल का 85% हम बाहर से मंगाते हैं, हमारे देश में नहीं है कच्चा तेल। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेगा तो मजबूरन है कि यहाँ भी दाम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 1.5 साल में 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की है। अब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण और ज़्यादा पेट्रोल डीजल का, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया। लेकिन हमने लोगों को मदद करने के लिए रशिया से तेल लेना शुरू किया, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि आप नहीं खरीद सकते। हमने अमेरिका की परवाह नहीं की, और चूँकि रशिया कच्चा कम कीमत का तेल दे रहा है, इसलिए हम रशिया से लेना हमने प्रारंभ किया। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत में और गिरावट आएगी, LPG की कीमत में गिरावट आएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धीरे धीरे दाम गिर रहा है। लेकिन किसी को पता नहीं है, फिर कहीं दाम बढ़ गया, फिर कुछ हो गया। तो अगर आप पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप आयात के कारण जो है हमको ये करना पड़ रहा है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि लेकिन हम लोगों ने तेल की कीमत में 2 बार कटौती की, और देखिए आगे क्या होता है। हमको उम्मीद है कि और तेल की कीमतों में कमी आएगी आगे आने वाले दिनों में। अरुण जी, मोदी जी, मैं जब जाहिर अखबार से अरुण कुमार, ये बहुत बेहतरीन है। क्या यही बेहतरीन है जो मुफ्त रिश्वतखोरी दे करके, मुफ्तखोरी बना करके जनता को वोट बैंक बना रहे? इसे ऐतिहासिक बजट कह रहे हैं। जो रेलवे में वृद्धजन को आरक्षित मिलता था, छूट मिलता था, वो सारे बंद हो गए। विपक्ष के नेताओं का सवाल छोटा पूछिए ताकि और लोग पूछ सके। तो मुफ्तखोरी जनता को बना करके आप इसे ऐतिहासिक बजट कहेंगे क्या? हाँ, मुफ्तखोरी कर रहे हैं हम तो, उल्टे विड्रॉ कर लिया हमने तो। सीनियर सिटीजन्स को जो रेल में रियायत थी, उस रियायत को ख़त्म कर। देखिए, हम रेवड़ी बांटने में विश्वास नहीं करते। बिजली माफ़, कर्जा माफ़, ये माफ़, वो माफ़। तो अनाज जो बांट रहे हैं उसका एक बार में एक सवाल कीजिए, उसका दूसरा नहीं पूछेगा, सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को जो है, हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा है। इसलिए बजट के अंदर हम लोगों ने कोई बिजली माफ़, कुछ लोग हैं कि देश में जहाँ जाते हैं बिजली माफ़ कर देंगे, कर्जा माफ़ कर देंगे। एक बार वोट मिल सकता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? इसलिए नरेंद्र मोदी जी है कि भाई मजबूत अर्थव्यवस्था, लोगों को मजबूत करो। वो एक सुनते हैं ना हम लोग, एक आदमी है कि मछली पकड़ना सिखाना, दूसरा कि मछली खाने के लिए मुफ्त में देना। तो अगर मछली पकड़ना सिखा दिया
तो आदमी रोज अपना मछली पकड़ के खा लेगा, और अगर मछली पकड़ना नहीं सिखाया तो वह मछली कितना दिन देंगे, कितनी बार देंगे आप। इसलिए लोगों को ताकतवर बनाओ, लोगों का सशक्तिकरण, ये अगर होगा तो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे। मैडम मैं महेश शर्मा। लाइन बहुत ज़्यादा लोग लौट गए थे अपने अपने गाँव, तो हम लोगों ने 1 लाख करोड़ तक कर दिया था मनरेगा। अब धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहतर हो रही है, चूँकि अब कोविड वाली स्थिति नहीं है। दूसरा ये कि बजट में 2 चीज़ होती है, बजट एस्टीमेट, यानी प्रारंभ में आपने ये तय किया कि घर में इस साल हम 1000 खर्चा करेंगे, आपकी आमदनी बढ़ गई या जरूरत पड़ गई, बच्चे की फीस आपको देना है, 1000 के बजाय आपने 1200 रुपया कर दिया अपने बजट को। तो ये मनरेगा जो है ये डिमांड ड्रिवन है, जैसे डिमांड बढ़ती है उस तरह से हम इसको बढ़ाते हैं। तो पिछले बार भी 73,000 करोड़ था प्रावधान, और बाद में बढ़कर हो गया 83,000 करोड़। तो इसलिए प्रारंभ में जो दिया जाता है वही आवश्यक नहीं है कि अंत तक रहे, अंत में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और उसको बढ़ाएंगे, नंबर 1। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आवास योजना मकान कहाँ बनेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये भी तो एक रोजगार का ही तरीका है ना। मनरेगा जैसे रोजगार का तरीका, वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना से भी रोजगार पैदा हो रहा है। इसलिए ये कहना उचित नहीं है। और उल्टे कांग्रेसियों ने मनरेगा के लिए जितना आवंटन किया था उससे काफ़ी ज़्यादा आवंटन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर मनरेगा पर किया है। तो आगे जैसी आवश्यकता होगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो और उसके बजट को बढ़ाया जाएगा। ये कोई अंतिम नहीं है 60,000 करोड़। महेश जी, सुशील जी, मैं बस महेश जी, मैं महेश शर्मा। सारा उधार लेना पड़ता है और घाटे का बजट होता है, ये चल रहा है, तो ये चीजें देश को खड्डे में डाल गई है, इस पे आपका क्या विचार है चार्वाक सिद्धांत पे? नहीं, ठीक कहा आपने कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी राज्य सरकार बिना ऋण के नहीं चल सकती है। इसलिए केंद्र की सरकार ने कौन सा राज्य कितना ऋण लेगा ये तय करती है भारत सरकार। यानी राज्य सरकार अपने मन से कर्ज नहीं ले सकता, जैसे राजस्थान की सरकार है। तो बजट के शुरू में ही भारत सरकार जो है, जो 3% GSDP का, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है जिसको GSDP बोलते हैं, उसका 3% तक ही राजस्थान या बिहार सरकार कर्ज ले सकती है। क्योंकि संविधान की धारा 293(3) में ऋण लेने के लिए केंद्र की बिना अनुमति के आप ऋण नहीं ले सकते। तो प्रारंभ में ही, और ऋण लेने का बहुत माध्यम है, ओपन मार्केट बोरोइंग है, नाबार्ड से ऋण लेना है, विदेशों से ऋण लेना है, वो भी निर्धारित रहता है कितना नाबार्ड से लेंगे, कितना किससे लेंगे, ये सारी चीज़ निर्धारित होती है। ताकि एक समय था, से 20 साल पहले, ये राज्य अंधाधुंध कर्ज लेते चले गए, उनकी हालत खराब हो गई। बाद में ये FRBM एक्ट बन गया, जिस एक्ट के तहत एक सीमा निर्धारित है कि उस सीमा में ही हम ले सकते हैं। जैसे कोविड था तो हमको 9% GSDP का भारत सरकार को लेना पड़ा, क्योंकि अगर बीमारी आपके घर में आ गई, कुछ हो गया तो आपको ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है। घर में शादी है, बच्ची की शादी करना है तो आपको कर्ज लेना पड़ता है। तो संकट के समय में, विपरीत परिस्थिति में ज़्यादा भी कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन आपका कहना ठीक है कि कर्ज जो है ब्याज में ही इतना पैसा न लग जाए, तो इसलिए केंद्र राज्य दोनों को ध्यान रखना पड़ता है, और दोनों सरकारें इस बात का ध्यान रख रही हैं। और राज्यों को तो बाकायदा केंद्र का नियंत्रण चाह कर भी नहीं कर सकती। मार्केट में कोई उनको पैसा ही नहीं देगा, क्योंकि उनको तय है कितना पैसा वो ले सकते हैं। मैं ANI से पिंटू सिंह नरूका। सर, आपने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। OPS लागू की है, ओल्ड पेंशन स्कीम, और इस पे एक बड़ा बोझ आएगा, और वो केंद्र सरकार से भी लागू करने की बात करते हैं मुख्यमंत्री लोग। क्या इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, तो राजस्थान का मामला, इस पर तो स्टेट पार्टी ने, इसके पहले भी कोई पहली बार प्रश्न आप नहीं पूछ रहे होंगे, इसके पहले भी स्टेट पार्टी ने इस विषय के बारे में अपनी बातें कही हैं। राज्य को देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो जाए कि भविष्य की पीढ़ी को बंधक रख दें, और 20 साल के बाद आज मैं इतना कर्ज ले लूं कि 20 साल बाद मेरे पोते को चुकाना पड़े। पोते को बेचारे को मालूम भी नहीं है कि हमारे दादा ने इतना कर्ज ले लिया। तो इसलिए इन बातों का ध्यान जो है रखना पड़ेगा, और इन बातों का ध्यान रखने के बाद ही कोई निर्णय जो है और किया जा सकता है।